से हरिंदर मलिक और पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या बदलाव पार्टी के अंदर आए? दंगे की उपज रहा हो जी, उसको हराकर हरिंदर मलिक जीते, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को ताकत मिली है। पार्टी को ये भरोसा आया है कार्यकर्ताओं में कि हम लोकसभा भी जीत सकते हैं और विधानसभा भी जीत। पिता पुत्र फोन उठाने में और एक्टिव रहने में का उत्पीड़न हो रहा, तो हम बात करते हैं सांसद जी से, विधायक जी से, आप ही ने जाइए, वो कप्तान के भी जाते हैं, डीएम के भी जाते हैं लोगों को लेकर, और लोगों की आप ही ने कहा कि वो कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें डायरेक्ट फोन करेगा तो वो फोन पे उपलब्ध है, और फोन पे में जो लोग हैं पुरकाजी विधानसभा के, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, मायूस हैं, निराश के सभी कार्यकर्ता, नेता और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बात हमने रखी है कि प्रत्याशी तो आप तय करेंगे, जिसे भी आप लड़ाना चाहें, जो मजबूती से लड़ सके और चुनाव जीत सके जी, लेकिन सिंबल साइकिल का होना चाहिए, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और समाजवादी पार्टी के साथियों को ये लगे कि जो हम लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रत्याशी को वो हम जिताएंगे वो हमारे काम आएगा और हमारे दल में रहेगा। पुरकाजी विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर वहां कोई भी प्रत्याशी समाजवादी से खड़ा होता है आज की तारीख में, अगर सर्वे के अनुसार बताया जाए तो वो जीत जाएगा, लेकिन ये हर बार गठबंधन में एमआईएम के आलोचक नहीं है जी, हम कोई उन्हें बुरा नहीं कहते हैं, हम उन्हें भाजपा की बी टीम नहीं बताते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव लड़ना। लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ, अभी हमारा मानना ये है कि अभी एमआईएम का समय नहीं है। एमआईएम किसी भी सीट पर जीतने की स्थिति में नहीं है। बिजली आपके पास है नहीं, 7 रुपए यूनिट आप बिजली देते हैं और आप स्मार्ट मीटर पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। ये किसका? ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की योगी गवर्नमेंट कहा है दैनिक जागरण के बारे में कि उससे दूरी बना के रखें। हमारी पूरी दूरी है, लेकिन क्या है कि वो अगर आ भी जाते हैं तो हमने तो बहिष्कार किया हुआ है, अब वो तो उन्हें सोचना चाहिए कि बहिष्कार होने के बाद हमें क्यों तवज्जो दे रहे हैं, हम नहीं बुला रहे। सुनिश्चित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी तरफ से कोई गुटबाजी, अगर कोई मेरे से असहमत है तो वो अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखते भी हैं और लोग लगातार लग भी रहे हैं। नेता गुटबाजी लोकसभा चुनाव में भी थी, तो फिर चुनाव कैसे जीते? इसका मतलब तो चुनाव संगठन ने जिताया, हमने जिताया जी, जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने जिताया। तो गुटबाजी, देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में असहमति सहमति होती है, ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई हमसे असहमत है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाए अपनी बात। प्रमोद त्यागी जी पार्टी के बड़े नेता है, सम्मानित नेता है और स्थापित है। हम तो अभी स्थापित भी नहीं, हम तो कार्यकर्ता है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो जिलाध्यक्ष ने हरवा दिया और जीतेंगे तो जिताता कौन है, ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। सीट से दावेदारी कर रहे हैं। मैं मीरापुर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, पहले भी चाहता, लेकिन जब तक मैं जिलाध्यक्ष हूं मेरा काम पार्टी को आगे बढ़ाने। आई लव मोहम्मद, वो हमारे दिलों में, मोहम्मद साहब का नाम हमारा ईमान है, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, उसके लिए ट्रेड चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सड़कों पर पूरी दुनिया जानती है जी कि हम मोहम्मद के नाम पर मर मिट जाएंगे, लेकिन उसके लिए सड़क पे आने की, आंदोलन करने की, लाठी खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। क्या आवश्यकता है उसके? और ये बीजेपी का चलाया हुआ कार्यक्रम है, आरएसएस का चलाया हुआ। कई हजार लोग मकबरा तोड़ने गए, तब आपकी फोर्स कहां थी? तब कुचलने वाले बयान कहां थे? तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप मुसलमानों को कुचलना चाहते हैं। अगर कोई अन्य धर्म का लोग एजिटेशन करेगा, मकबरा वीडियो चल रही है कि बसपा में जाने वाले हैं, बीजेपी का चलाया हुआ एजेंडा है। मैं यहाँ आपके चैनल पर एक जिक्र करना चाहता हूँ। अभी मैंने भाजपा के हमारे जिले के एक मंत्री हैं, उनका बयान सुना, उन्हें बहुत दर्द है आजम खान साहब के बारे में। जब आजम खान साहब जेल गए थे तब उनका बयान क्या था? अनिल कुमार, उनका बयान आया है कि 2047 तक मुझे कोई हराने वाला नहीं। इसमें जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की शरण में पहुंचे। पुरकाजी विधानसभा में जब वो बसपा से एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने खासकर मुसलमानों में गुटबाजी को आवाज, समाजवादी पार्टी का धड़ा पुरकाजी का, उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये कहा कि ये हमारे दल के हैं और हम इन्हें एमएलए बनाना चाहते हैं जी,
तो समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने एकजुट होकर उन्हें जिताने का काम किया। वो भूल रहे हैं वो मुसलमानों की वोट पर एमएलए बनकर गए, वो भूल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें जबरदस्ती कर कर अपनी ताकत से या मनाकर जयंत चौधरी जी से टिकट दिलवाया। नहीं, जयंत चौधरी जी उन्हें टिकट भी नहीं देना चाहते थे, भूल रहे हैं। और वो उन कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के लोगों का बस एक काम है कि एन कैन प्रकरण सरकार बन जाए और हम जो है लूट करें। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं आदरणीय मंत्री जी से, 2022 में आए थे तो इसका मतलब यह था कि वो प्री प्लान करके आए थे कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊं, समाजवादी पार्टी का एमएलए बनूं, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मैं पुरकाजी में जमीनें हड़प लूं लोगों की। तब वो इस सोच के साथ आए थे क्या समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये सोच रखता हो कि मैं लोगों की मैं जमीन हूं फरमान अब्बासी। मैं फिलहाल मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के मुसलसल 3 सालों से जो जिलाध्यक्ष हैं चिया चौधरी जी, उनके साथ हूं। उन्हीं से आज कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उनके पास आया हूं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया फरमान। अध्यक्ष जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिला मुजफ्फरनगर में फिलहाल समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है और आगामी चुनावों को लेकर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से 2027 के चुनाव को लेकर अवैध और ग्राउंड लेवल पर उसकी तैयारी कर रही है। जिस तरीके के भी निर्देश प्राप्त होते हैं हाई कमान से, उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है जमीन पे। अभी हमारा पूरी जनपद की इस प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करने का काम चल रहा है। उसमें समाजवादी पार्टी के सभी विधानसभा अध्यक्ष और संगठन के साथी सब लोग उस काम में जुटे हैं और जल्द ही वो प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे। और दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर भी समाजवादी पार्टी के हाईकमान ने निर्देश जारी किए हुए हैं कि भविष्य में जब एसआईआर लागू होगी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के साथी और नेता उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप लगातार 3 सालों से जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, तो आपके सामने किस तरह की चुनौती आई है राजनीतिक तौर पर? देखिए, जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया था 2023 में, तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से सूखे में थी। नगर पालिका का चुनाव हुआ मेरे बनने के 2-4-5 दिन बाद ही, और हम सिर्फ 2 जगह लड़े, बुढ़ाना पर लड़े और मुजफ्फरनगर नगर पालिका पर लड़े। बुढ़ाना पर हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते, मुजफ्फरनगर नगर पालिका हम नहीं जीत पाए, लेकिन 80,000 प्लस वोट नगर पालिका में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी लेने में कामयाब रहे। और ये पहली दफा ऐसा हुआ, नहीं तो 2017 में पूर्व विधायक लड़ी थी, मात्र 14,000 वोट मिले थे। उससे पहले 2012 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो आंकड़ा 15,000 के आसपास था। 2006 में जब चुनाव हुआ तो आंकड़ा 31,000 के आसपास था। तो समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलकर जुटकर काम किया। नगर पालिका हम भले ही जीत ना पाए हो शहर में, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में ही वो बेस तैयार हुआ जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में हुआ। लोकसभा चुनाव में हम सदर विधानसभा में मात्र 600 वोटों से पीछे रहे, जबकि 2012 में जब चितरंजन स्वरूप जीते थे उसके बाद तक 2024 तक हम सदर विधानसभा पर 10 से 15,000, 18,000 से पिछड़ रहे। जी। अच्छा, जिला पंचायत चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, जिला पंचायत चुनाव अभी पार्टी ने उसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन हमने अपनी मासिक बैठक जो अभी हुई थी हमारी में, उसमें इस बात का एजेंडा भी रखा था कि जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी जो लोग लड़ने के इच्छुक हैं, और मेरा मानना यह है कि जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए, जिससे पार्टी मजबूत हो। अच्छा, क्या लगता है अध्यक्ष जी, जब से हरिंदर मलिक और पंकज मलिक ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है तो क्या बदलाव पार्टी के अंदर आए? देखिए, हरिंदर मलिक जी के आ जाने से पार्टी को एक नई दिशा मिली, मजबूती मिली। पंकज मलिक चरथावल से लड़े, आज तक हम चरथावल सीट ही नहीं जीत पाए थे जी। वो आए, पार्टी में शामिल हुए, उन्हें चरथावल से टिकट दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो वहां से चुनाव जीत गए।
उसके बाद लोकसभा हम 2004 में जीते थे, अंतिम बार मुजफ्फरनगर लोकसभा, और जब जीते थे जब लोकदल हमारे साथ था। तो इसलिए महत्वपूर्ण है 2024 की लोकसभा चुनाव जीतना कि हम बगैर लोकदल के जीते और हरेन मलिक सांसद बने, और एक मंत्री को जो 2 सरकारों में मंत्री रहा हो, दंगे की उपज रहा हो जी, उसको हराकर हरेन मलिक जीते। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी को ताकत मिली है, पार्टी को ये भरोसा आया है कार्यकर्ताओं में कि हम लोकसभा भी जीत सकते हैं और विधानसभा भी जीतेंगे। अच्छा, हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक की कामयाबी के पीछे एक वजह ये भी बताई जाती है, जो लोगों में चर्चा भी है, कि अगर उन पर फोन मिलाए कोई भी, तो वो तुरंत फोन खुद ही उठाते हैं। दोनों ही पिता पुत्र फोन उठाने में और एक्टिव रहने में माहिर। देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसे ही होने चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? जनप्रतिनिधियों का काम है कि आवाम जो उन्हें वोट देती है, और हम तो कहते हैं कि अगर कोई पीड़ित है, सही है, तो उसकी मदद होनी चाहिए। और विधायक जी और सांसद जी से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो आवाम ने उन्हें जिताया, जुल्म के खिलाफ जिताया। जो जिस तरीके का माहौल था मुजफ्फरनगर में, थानों में एक ही 2-3 वर्गों के लोगों को पीड़ित किया जाता था, उन लोगों से छुटकारा दिलाने का काम उनका है। संगठन का काम था उन्हें चुनाव जिताना, उनके पीछे खड़ा होना, उनको ताकत देना। अब जिम्मेदारी हरेन मलिक जी और पंकज मलिक की है कि जो लोग उनके पास उम्मीद से आते हैं वो उनका काम करें। और हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी को उनके पास भेजते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब हमारी इस क्षेत्र में मदद होनी चाहिए, या हमारा पुलिस का उत्पीड़न हो रहा, तो हम बात करते हैं सांसद जी से, विधायक जी से कि आप इन्हें जाइए। वो कप्तान के भी जाते हैं, डीएम के भी जाते हैं लोगों को लेकर, और लोगों की आप ही ने कहा कि वो कोई भी साधारण व्यक्ति उन्हें डायरेक्ट फोन करेगा तो वो फोन पे उपलब्ध है और फोन पे जवाब देते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है 2027। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है मुजफ्फरनगर में? टिकट, क्योंकि आपने पीडीए एक नारा दिया हुआ है, समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीए का नारा दिया हुआ है, तो क्या लगता है कि जो टिकट बांटे जाएंगे उसमें पीडीए का ध्यान रखा जाएगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया, उसी के तहत हम लोकसभा चुनाव जीते, और इतनी बड़ी सफलता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनकी पॉलिसीज को लोगों ने पसंद किया, उनकी बात को पसंद किया, और हम 37 एमपी उत्तर प्रदेश में जीते। गठबंधन कांग्रेस थी तो हमारा आंकड़ा 43 तक गया जी। विधानसभा चुनाव हमारे लिए करो और मरो की जैसी स्थिति है। हर हाल में 2027 में समाजवादी, जो असली समाजवादी है, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। उसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी जनपद में 6 की 6 विधानसभाओं पर काम कर रही है, संगठन के ढांचे को दुरुस्त कर रही है, बूथ मैनेजमेंट को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम चल रहा है। लखनऊ के नेतृत्व में, हाई कमान के नेतृत्व में वो रोज मॉनिटरिंग करते हैं। अब हमारी पार्टी हाईटेक होने की तरफ बढ़ रही है, हर चीजें ऑनलाइन की जा रही है, संगठन का ढांचा ऑनलाइन है, बूथ मैनेजमेंट का ढांचा ऑनलाइन है, बूथ कमेटियों का ढांचा ऑनलाइन है। तो जो संगठन की तैयारी है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। 6 की 6 विधानसभाओं को हम पीडीए पंचायत आयोजित कर रहे हैं। जो समाज सरकार से पीड़ित है, जो लोग पीड़ित हैं, और देखिए अब चुनाव रैलियों से नहीं जीते जाते, चुनाव भाषण से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते संवाद से। हम लगातार हमारे साथी, संगठन के साथी और समाजवादी पार्टी के जो स्थापित नेता हैं, हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपना संवाद बढ़ाएं, लोगों के बीच जाएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर जाएं, और 2027 में हम मुजफ्फरनगर में 6 की 6 विधानसभा जीतने की स्थिति में है। अच्छा, मैं पुरकाजी विधानसभा से आता हूँ, एक पत्रकार हूँ हालांकि, लेकिन पुरकाजी विधानसभा में मेरा घर है, तो मैं जानना चाहता हूँ अध्यक्ष जी के पुरकाजी विधानसभा के जो लोग हैं, काफी संख्या में जो लोग हैं पुरकाजी विधानसभा के, वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं, मायूस हैं, निराश हैं प्रत्याशी को लेकर। देखिए, ऐसी परिस्थितियां रही, पिछली बार भी वो सीट गठबंधन के साथी दल के पास चली गई, 2017 में भी ऐसा हुआ। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के सभी साथी, पुरकाजी के सभी कार्यकर्ता, नेता और मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने ये बात हमने रखी है कि प्रत्याशी तो आप तय करेंगे, जिसे भी आप लड़ाना चाहें,
जो मजबूती से लड़ सके और चुनाव जीत सके जी। लेकिन सिंबल साइकिल का होना चाहिए, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और समाजवादी पार्टी के साथियों को ये लगे कि जो हम लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रत्याशी को हम जिताएंगे वो हमारे काम आएगा और हमारे दल में रहेगा। पुरकाजी विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती है। अगर वहां कोई भी प्रत्याशी समाजवादी से खड़ा होता है आज की तारीख में, अगर सर्वे के अनुसार बताया जाए तो वो जीत जाएगा, लेकिन ये हर बार गठबंधन में चली जाती है। देखिए क्या है कि गठबंधन तय करना जी, उस पर कौन सी सीट किस दल को देनी है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। ये जिले के जिलाध्यक्ष का या जिले के किसी भी उसका उसमें कोई वो नहीं होता, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो राय मांग रहे हैं, उन्होंने राय मांगी है और हमने अपनी पुरकाजी पर राय सब लोगों ने मिलकर रखी है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए, जिसे भी आप लड़ाना चाहते हैं, और हम ये सीट उन्हें जीत कर देंगे। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो सवाल उठ रहे हैं, एमआईएम को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अपने साथ? देखिए, जहां तक आप एमआईएम का क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम कोई एमआईएम के आलोचक नहीं है जी, हम कोई उन्हें बुरा नहीं कहते हैं, हम उन्हें भाजपा की बी टीम नहीं बताते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव लड़ना, लेकिन अभी मैं ये कहता हूँ, अभी हमारा मानना ये है कि अभी एमआईएम का समय नहीं है। एमआईएम किसी भी सीट पर जीतने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी बात, वो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद उनके संगठन का ढांचा या कोई भी किसी भी परेशानी में खड़ा होता हो आवाम की, तो आप हमें बताएं। एमआईएम का हमारा क्या विरोध है? वो चुनाव लड़े, उनकी चुनौती भी हमें स्वीकार है। ये तो आवाम को तय करना है कि भाजपा की रुखसती कैसे तय होगी, भाजपा के जुल्म से कैसे निजात मिलेगा। तो एमआईएम हमारे लिए कोई चुनौती नहीं। अच्छा अध्यक्ष जी, प्रदेश में और देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई का है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की समस्या, जो बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं, बेतहाशा बढ़ रहे हैं, उनसे जनता परेशान है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें बिजली की दर सबसे अधिकतम है। यहाँ 7 रुपए यूनिट की बिजली उपभोक्ताओं को मिल रही है। बीजेपी की गवर्नमेंट ने पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये 2022 में भी कहा था, 2017 वाले चुनाव में भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम बिजली की दरों को घटाएंगे। और किसानों के लिए इसी चुनाव में 2022 वाली में बीजेपी ने इतना हल्ला उतारा कि हम किसानों का जैसे ही सरकार में बैठेंगे हम बिल माफ कर देंगे। आज तक तो किसी का हुआ नहीं, और किसानों की ट्यूबवेल पे मीटर और लगाए जा रहे हैं जी। ये उत्पीड़न नहीं है क्या? बिजली आपके पास है नहीं, 7 रुपए यूनिट आप बिजली देते हैं और आप स्मार्ट मीटर पॉलिसीज लेके आ रहे हैं। ये किसका? ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने की योगी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह रहे हैं कि सरकार 2027 में जब समाजवादियों की बनेगी, हम बिजली की दरों में और ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर लाएंगे जिससे बिजली उपभोक्ताओं को सबको राहत मिले। अच्छा अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा यह है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक अखबार का बहिष्कार किया हुआ है। जी ने कहा है दैनिक जागरण के बारे में कि उससे दूरी बना के रखें। हमारी पूरी दूरी है, लेकिन क्या है कि वो अगर आ भी जाते हैं तो हमने तो बहिष्कार किया हुआ है। अब वो तो उन्हें सोचना चाहिए कि बहिष्कार होने के बाद हमें क्यों तवज्जो दे रहे हैं। हम नहीं बुला रहे जी, हम नहीं बुलाते। अगर हम कोई ज्ञापन देने जाते हैं तो एक जर्नल सूचना दी जाती है पत्रकारों को कि हम आज ये कार्यक्रम करेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी ने बनाया हुआ है। देखिए, तंत्र में सूचना तो सबको दी जाती है, अब वो हमारी जर्नल सूचना पर आ रहे हैं तो वो एक अलग मुद्दा है, तो उन्हें सोचना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि वो हमें कोई जगह ना दे, उनके अखबार में हमें जगह चाहिए ही जी। अच्छा, मुजफ्फरनगर में एक बात और चर्चाओं में है गुटबाजी को लेकर। समाजवादी पार्टी में गुटबाजी अब भी हावी है कहीं हद तक। ये सिलसिला पहले से ही चल रहा है, लेकिन आपके नेतृत्व में भी गुटबाजी हावी है। इस पर क्या? ये सुनिश्चित करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी तरफ से कोई गुटबाजी नहीं। और
अगर कोई मेरे से असहमत है तो वो अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखते भी हैं और लोग लगातार लग भी रहे हैं नेता जी। मुझे जो पार्टी मेरे से जो काम चाहती है मैं उसे मुस्तैदी से कर रहा हूं। और मैं एक बात कहता हूं संगठन के सभी साथियों से कि वो संगठन के काम पर ध्यान दें, गुटबाजी से दूर रखें जी। सब लोगों को, सारे नेताओं को अपने कार्यक्रम में निमंत्रण दें। जो भी कहीं कोई कार्यक्रम करता है उन्हें सबको बुलावें, आना ना आना उनकी मर्जी है। और जहां तक मेरे सवाल को लेकर है, अगर यही गुटबाजी लोकसभा चुनाव में भी थी तो फिर चुनाव कैसे जीते? इसका मतलब तो चुनाव संगठन ने जिताया, हमने जिताया जी, जो लोग हमारे साथ थे उन्होंने जिताया। तो गुटबाजी, देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में असहमति सहमति होती है, ये अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई हमसे असहमत है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाए, अपनी बात रखे, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी शिवपाल यादव जी आए थे बुढ़ाना क्षेत्र में, तो वहाँ स्वागत जो हुआ है दो गुटों ने अलग अलग, आपके नेतृत्व में अलग स्वागत किया गया, प्रमोद त्यागी पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में अलग से स्वागत किया गया। देखिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय महासचिव जी शिवपाल जी बहुत बड़े नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता आए थे, तो स्वागत मीडिया ने सिर्फ 2 जगह देख लिया, स्वागत का उनका 10 जगह हुआ है। श्यामलाल बच्ची सैनी ने अलग किया। हर आदमी अपनी रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता है। मैं जिलाध्यक्ष हूं, मेरे टीम ने या संगठन के साथियों ने एक जगह किया, और प्रमोद त्यागी जी पार्टी के बड़े नेता है, सम्मानित नेता है और स्थापित है। हम तो अभी स्थापित भी नहीं, हम तो कार्यकर्ता है। हमें पार्टी ने मौका दे दिया, बहुत कम उम्र में जिलाध्यक्ष बना दिया, मुजफ्फरनगर जैसे टिपिकल जिले में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार आभार जी। अगर चुनाव हार जाएंगे तो जिलाध्यक्ष ने हरवा दिया, और जीतेंगे तो जिताता कौन है, ये सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। अगर कोई चुनाव, मैं सभी जिलाध्यक्ष के संबंध में यह बात कर रहा हूं, मेरे बाद भी कोई जिलाध्यक्ष बनेगा, और मेरे से पहले भी समाजवादी पार्टी के बनने के बाद 12 जिलाध्यक्ष में 13वां जिलाध्यक्ष हूं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का। तो जब जीत रहे हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव जीते, उसका क्रेडिट तो मुझे देंगे नहीं, और अगर कोई चुनाव हार जाता है तो उसका ये कहेंगे कि जिलाध्यक्ष ने हरवा दिया। ये गलत परंपरा है। जिलाध्यक्ष कोई भी बने, प्रमोद त्यागी जी जिलाध्यक्ष रहे, कादिर राणा जी जिलाध्यक्ष रहे, श्यामलाल बच्ची जी सेनेटर रहे, सब लोग पार्टी के लिए। बुढ़ाना में आपका एक बयान वायरल हुआ था जब प्रदेश अध्यक्ष है जी, कि जो घर बैठे हैं, इस तरह का कोई बयान नहीं। घर बैठ के मैं तो अभी भी अपने स्टैंड पे क्लियर हूँ, वो मैंने किसी विशेष के लिए नहीं कहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर इसे क्लियर कर देता हूँ जी। मैंने वो सार्वजनिक बयान दिया, प्रदेश अध्यक्ष के सामने बात रखी कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना संवाद अपने क्षेत्रों में बढ़ाएं, लोगों के बीच जाएं, और पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रोग्राम दिया है, खासकर उन लोगों को दिया है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो पीडीए पंचायतें करें। मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनपद मुजफ्फरनगर के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, 70,000 वोट प्रत्येक सीट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। जो भी जिसे वो टिकट देंगे उसको 70,000, 60,000, 65,000 से उसकी गिनती शुरू होगी। उसके बाद अगर 25,000 वोट उसके पास नहीं है अदर, तो ऐसे चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? आप किस सीट से दावेदारी कर रहे हैं? मैं मीरापुर से चुनाव लड़ना चाहता हूं, पहले भी चाहता, लेकिन जब तक मैं जिलाध्यक्ष हूं, मेरा काम पार्टी को आगे बढ़ाने का है। मेरा फोकस पार्टी को 6 की 6 विधानसभा जिताने पर है। अभी मैं कोई टिकट नहीं मांगता, अभी मैं जिलाध्यक्ष हूं और जिलाध्यक्ष ही करने पर ही मेरा पूरा फोकस है। सबको एक साथ लेकर चलने का, जो मुझसे असहमत है मैं उनका भी सम्मान करता हूं, जो मेरे से सहमत है मैं उनका भी सम्मान करता हूं। एक मुद्दा चल रहा है आई लव मोहम्मद, इस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या होना चाहिए? बीजेपी की क्या पॉलिसी है? देखिए, मैं सभी को ये कहना चाहता हूं, सभी मुसलमान भाइयों को, कि वो बीजेपी की पिच पे ना खेले।
बीजेपी ये पिच तैयार करती है, ये बीजेपी ऐसे प्रोग्राम लेकर आती है और हमारे समाज से जो अनअवेयर लोग हैं उन्हें मैदान में उतारती है, जुलूस करवाती है और कहती है कि दंगे की प्लानिंग है। हमें ऐसी चीजों से बनना चाहिए, बचना चाहिए। और दूसरी तरफ मोहम्मद साहब के बारे में जबान से कह देना कि आई लव मोहम्मद, वो हमारे दिलों में। मोहम्मद साहब का नाम हमारा ईमान है जी, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। उसके लिए ट्रेड चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सड़कों पर पूरी दुनिया जानती है जी कि हम मोहम्मद के नाम पर मर मिट जाएंगे, लेकिन उसके लिए सड़क पे आने की, आंदोलन करने की, लाठी खाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है जी। क्या आवश्यकता है उसके? और ये बीजेपी का चलाया हुआ कार्यक्रम है, आरएसएस का चलाया हुआ कार्यक्रम है। मैं तो ये कहता हूं, उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता हूं कि इसकी नींव रखी कैसे गई, इसकी जांच कराई जाए कि कौन इसको लेकर आया आई लव मोहम्मद को जी। और जब अब सरकार गिर रही थी, अब सरकार के जाने का समय आ गया 2027 में, तो वो इस तरीके के प्रोपेगेंडास, इस तरीके के कार्यक्रम लेकर आती है जिससे कि मुसलमान सड़क पर आ जाए और हम उस पर सरकार लाठीचार्ज करे और मुख्यमंत्री कहें कि हम कुचल देंगे, हम उनकी आने वाली नस्ल भी याद रखेंगे। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जब फतेहपुर में घटना हुई, भाजपा का जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जी, जब कई हजार लोग मकबरा तोड़ने गए, तब आपकी फोर्स कहां थी? तब कुचलने वाले बयान कहां थे? तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप मुसलमानों को कुचलना चाहते हैं। अगर कोई अन्य धर्म का लोग एजिटेशन करेगा, मकबरा तोड़ना कौन से कानून में लिखा है भाई? आप कोर्ट जाइए अगर ऐसे में है। जब मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद जैसे इशू पर कोर्ट का सम्मान किया, सुप्रीम कोर्ट का, और विनय कटियार कह रहा है कि हम मस्जिद नहीं बनने देंगे अयोध्या में। विनय कटियार की हैसियत है, वो रोक देंगे मस्जिद को? वहां कानून से ऊपर हो गए विनय कटियार? विनय कटियार कानून से ऊपर है क्या देश के अंदर? वो कह रहे हैं मुसलमानों को अयोध्या से चले जाना चाहिए। क्यों? ये 2027 का चुनाव आ रहा, मुसलमान न अयोध्या से जाएंगे, न देश से कहीं जा रहे। देश भी हमारा है और अयोध्या भी हमारी। हम राम जी का भी इतना ही सम्मान करते हैं और मोहम्मद का सम्मान पूरी दुनिया करती है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आजम खान साहब को लेकर। आजम खान साहब की चर्चा है कि वो बसपा में जाएंगे, लेकिन उन्होंने जेल से आते ही अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि मैं समाजवादी पार्टी में रहूंगा, मैंने अपने खून से सींची है। लेकिन फिर भी लगातार इस तरह की वीडियो चल रही है कि बसपा में जाने वाले हैं आजम खान। देखिए, आजम खान साहब जी पार्टी के बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक है। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी और जो जाति उनके ऊपर हुई वो भी सब लोगों को पता है। वो मुर्गी चोर नहीं है जी, वो शराब के ठेके के लुटेरे नहीं है, वो किताब चोर नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो माइलस्टोन रखा जोहर यूनिवर्सिटी के नाम जी, और जोहर यूनिवर्सिटी अकेले मुसलमानों को पढ़ाने के लिए नहीं है, वो सभी वर्गों को पढ़ाने के लिए है जी। तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कल भी थे, आज भी है और रहेंगे। ये भी बीजेपी का चलाया हुआ एजेंडा है। मैं यहाँ आपके चैनल पर एक जिक्र करना चाहता हूँ जी। अभी मैंने भाजपा के हमारे जिले के एक मंत्री हैं, उनका बयान सुना, उन्हें बहुत दर्द है आजम खान साहब के बारे में। जब आजम खान साहब जेल गए थे तब उनका बयान क्या था कि ये आदमी देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ करता है, ये महिलाओं का अपमान करता है, इसने ये किया, इसने किया। अब आजम खान साहब जेल से आ गए तो उन्हें तकलीफ हो रही है कि समाजवादी पार्टी में उनके। अरे भाई, तुम अपना काम करो। आजम खान साहब के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, 8 तारीख को वो उनसे मिलने वहां जा रहे हैं। बीजेपी क्यों चिंता कर रही है आजम खान साहब की? जिन लोगों ने उन पर जुल्म ढाया, जिन लोगों ने उन्हें 5 साल जेल में रखा, जिन लोगों ने उन पर इतने फर्जी मुकदमे लिखे, उन्हें काहे की चिंता है उनकी? समाजवादी पार्टी उनकी चिंता करती है, करेगी, पूरी तरीके से उनके साथ है। वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और समाजवादी पार्टी के ही लीडर रहेंगे। एनडीए के मंत्री है, पहले आपके साथी थे, विधायक साथी थे, अनिल कुमार, उनका एक बयान आया है कि 2047 तक मुझे कोई हराने वाला नहीं। चलो,
वो पहले जब हमारे साथ थे जी 2020 में, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की शरण में पहुंचे और हमने उनके साथ 2 साल काम किया। पुरकाजी विधानसभा में जब वो बसपा से एमएलए हुआ करते थे, उन्होंने खासकर मुसलमानों में गुटबाजी को हवा दी। समाजवादी पार्टी का धड़ा पुरकाजी का उन्हें चुनाव ही नहीं लड़ाना चाहता था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये कहा कि ये हमारे दल के हैं और हम इन्हें एमएलए बनाना चाहते हैं जी तो समाजवादी पार्टी के सभी साथियों ने एकजुट होकर उन्हें जिताने का काम किया। वो भूल रहे हैं वो मुसलमानों की वोट पर एमएलए बनकर गए, वो भूल रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें जबरदस्ती कर कर अपनी ताकत से या मनाकर जयंत चौधरी जी से टिकट दिलवाया। नहीं, जयंत चौधरी जी उन्हें टिकट भी नहीं देना चाहते थे, भूल रहे हैं। और वो उनका बयान एक और मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के लोगों का बस एक काम है कि एन कैन प्रकरण सरकार बन जाए और हम जो है लूट करें। हम उनसे सवाल करना चाहते हैं आदरणीय मंत्री जी से, हमारे लिए वो सम्मानित है, सम्मानित जनप्रतिनिधि जी, सम्मानित जनप्रतिनिधि की ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। जब वो 2022 में आए थे तो इसका मतलब ये था कि वो प्री प्लान करके आए थे कि मैं समाजवादी पार्टी में जाऊं, समाजवादी पार्टी का एमएलए बनूं, समाजवादी पार्टी की सरकार बने और मैं पुरकाजी में जमीनें हड़प लूं लोगों की। तब वो इस सोच के साथ आए थे क्या समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये सोच रखता हो कि मैं लोगों की जमीनें हड़पूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पुरकाजी में आरोप उन पर लग रहे हैं कि जमीनें कब्जाई जा रही हैं, हमारे पे कोई आरोप नहीं लग रहा। वो देना जवाब जी। ये कई मामले हैं, शाहिद का मामला रोज अपना वो लेता कागज लिए फिर रहा है कि मेरा मंत्री ने जमीन कब्जा ली। अरे भाई आप जवाब दो, हमारे हमसे अपने कृत्यों का जवाब, अपने कृत्यों का आप हम पर डाल रहे हो। समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलए बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें टिकट दिया, वो इस बात को ना भूलें और 2027 में उनकी चुनौती स्वीकार है। पूरी शालीनता, पूरी विनम्रता के साथ, उनके पूरे सम्मान के साथ 2027 में पुरकाजी में ही मुकाबला होगा उन्हें, और उन्हें मात देने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, जिन्हें आपने सुना।